हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 ऑफ चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद एक्सरसाइज 9.5 काफ़ी चिंदी है और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो देखो, पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अगर आपको कुछ हार्ड लगा होगा तो वो लगा होगा 9.3 और अब लगेगा 9.4, क्योंकि 9.1 काफ़ी ईजी है, 9.2 काफ़ी ईजी और 9.5 महा ईजी है। तो आपको हार्ड लगेगा 9.3, और क्योंकि 9.3 हार्ड लगा तो उसी का कंसेप्ट 9.4 में भी है, तो ये भी आपको हार्ड लगेगा। ठीक, बट कोशिश करेंगे यार कि अच्छे से समझा दे तो आप लोगों को हार्ड ना लगे। फिर भी देखते हैं, कोशिश करते। देखो, अभी तक कैसा था 9.3 में कि आपको कोई एक कंडीशन दी थी और उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती थी। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है अंडर कंडीशन बी, तो ये तो आप लोग आसानी से निकाल लेते थे। इसका फॉर्मूला क्या बनता था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनता था पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी इंटू पी ऑफ बी। ये तो हम लोग आसानी से कर लेते थे। क्या हो अगर मैं एक कंडीशन ना दे के 2-3 कंडीशन दे दूं? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, बॉक्स कंटेन्स 2 blue and 3 pink balls and another box contains 4 blue and 5 pink balls. One ball is drawn from one of the two boxes and is found to be pink. Find the probability that it was drawn from first box, second box. तो यहाँ पे कंडीशंस कई सारी, आपके पहले बॉक्स से निकाला गया, दूसरे बॉक्स से निकाला गया, है ना। तो इतनी सारी कंडीशंस आने के बाद जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो वहाँ पे यूज आता है आपका बेस थ्योरम। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आपके पास कुछ इवेंट E1, E2, E3 हैं और इन इवेंट्स का, ये इवेंट्स आप लोगों को कंडीशन बता रहे हैं। ठीक, किसके लिए? कोई एक इवेंट ए है जिसके लिए आप लोगों को 3 कंडीशन दी है, E1, E2, E3, और आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखो। अगर आपको कोई 3 कंडीशन दी है, E1, E2, E3, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 कंडीशन E1, E2, E3, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर ऑल दीज कंडीशंस। तो हर एक कंडीशन के अंदर अगर आपको पी ऑफ ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनता है पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3। मतलब जितने इवेंट आपको दिए हैं सबके साथ इंटरसेक्शन कर दो और उन सभी को जोड़ दो। यूनियन मतलब क्या? जोड़ना। तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतना समझा? ठीक है। अब अगर आपको निकालनी है, कोई एक इवेंट बी भी है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर कंडीशन ए। आई मैं क्यों यूज कर रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं है 1 2 3 4। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा जरा बताओ? इसका फॉर्मूला आएगा पी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। ये आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात पता रहनी चाहिए कि अगर मैं किसी इवेंट को उसके अंडर कंडीशन से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब पी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए, तो ये इक्वल होता है, जो ये कंडीशन में आप रखे हो इसको मेन इवेंट बना दो। मतलब बी आई अंडर कंडीशन ए है तो ये जो बी है इसको मेन इवेंट बना दो और यहाँ पे कर दो ए अंडर कंडीशन बी आई, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से बी आई अंडर कंडीशन ए चाहिए तो मुझे इसको यहाँ भेजना होगा। तो पी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए का फॉर्मूला आएगा पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी आई इंटू पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए विल बी गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन, ये बस मैं थोड़ा सा डिराइव करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मैंने आप लोगों को बोला अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो इसके लिए आपको इसको हर एक इवेंट से, इसके जितने सारे इवेंट होंगे हर एक के साथ आपको इंटरसेक्शन करके सबका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन E1 थी बट यहाँ पे कंडीशन बी आई है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका पी ऑफ बी आई मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी आई और अपॉन में समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 नहीं बी आई फ्रॉम 1 to n, जितना भी आपको बोला रहेगा। और यही है हमारा बेस थियरम। सिंपल, थोड़ा बहुत समझा? थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ पूरा समझ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला था? सबसे पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमें वो कंडीशन पता थी कि अगर किसी को अंडर कंडीशन में रख के उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होता है उसी के दूसरे वाले टर्म के अंडर कंडीशन के। ठीक है, तो यहाँ पे वो इक्वल मिला हमें, तो हमने ये टर्म बनाया और ये पर्टिकुलर टर्म बनाने के बाद
हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। कैसे डिराइव किया? ऊपर तो सेम रखा, ऊपर तो सेम है बी आई इंटू ए अंडर कंडीशन बी आई। नीचे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके लिए आपको 2-3 कंडीशन दी, सॉरी, अगर किसी चीज़ के लिए आपको 2-3 कंडीशन दी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हर एक कंडीशन के साथ आपको करना है इंटरसेक्शन और सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने किया इंटरसेक्शन। आई का मतलब वो यहाँ पे 1 रखोगे, फिर प्लस, आई की जगह 2 रखोगे, प्लस, फिर 3 रखोगे, फिर प्लस, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसा चलते रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बेस थ्योरम के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आपका कंसेप्ट अब क्लियर करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग से। फॉर्मूला समझा कैसे आया? समझ गया ना? अब ये याद कैसे रखना है? देखो, याद ऐसे रखना है, यहाँ पे क्या है बी आई अंडर कंडीशन ए, तो बी आई को पहले लिख दो, उसके बाद इसको उल्टा करके लिख दो। बी आई अंडर कंडीशन है तो ए अंडर कंडीशन बी आई, और नीचे तो आपको पता है इंटरसेक्शन रहेगा पर्टिकुलर जितने इवेंट्स है उसके साथ और सबका सम रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोले देयर आर 3 बैग्स ईच कंटेनिंग 100 मार्बल्स। ठीक, मतलब यहाँ पे 3 बैग हैं, हर एक बैग में कितने 100 मार्बल। एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, एक बैग 3 है, 3 बैग्स हैं। हर एक में कितने मार्बल्स हैं? 100 100 100। कुछ रेड हैं कुछ ब्लू हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेड कितने ब्लू कितने। तो बैग 1 में 75 रेड है 25 ब्लू है, बैग बी में 60 रेड है और बैग सी में 45 रेड है। तो 60 45, तो मतलब इसमें 40 ब्लू होगा और इसमें 55 ब्लू होगा। ये ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है? वन ऑफ द बैग इज चूजन एट रैंडम एंड द मार्बल इज पिक्ड फ्रॉम चूजन बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड। अब सोचो अगर हम लोग इसको पिछले एक्सरसाइज के जैसे करते तो कितने इवेंट हम बनाते? हम लोग देखो ऐसे बनाते, सबसे पहले इवेंट ए बनाते बैग 1 इज चूजन, बी बनाते बैग 2 इज चूजन, सी बनाते बैग 3 इज चूजन, फिर डी बनाते बैग 1 से रेड निकला, फिर ई बनाते या फिर D1 बनाते बैग 1 से रेड निकला, D2 बनाते बैग 1 से ब्लू निकला, E1 बनाते 60 रेड निकला बैग 2 से और E2 बनाते ब्लू निकला बैग 2 से, F1 बनाते F2 बनाते। उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करते। ऐसा किया था हमने एक क्वेश्चन, बट बेस थ्योरम से ये आसान हो जाता है। देखो इवेंट मान लेते हैं, लेट इवेंट आर, इवेंट आर क्या हो गया? रेड मार्बल इज चूजन, और दूसरा क्या आप लोगों का ब्लू है ना। बट यहाँ पे हम लोग बैग का भी कंडीशन देखना पड़ेगा, तो इवेंट बी आई देख लो। इवेंट बी आई क्या हो गया? बैग इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, आई लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो आइथ बैग इज चूजन एट रैंडम। ठीक, और क्या बोला है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं। तो 3 बैग है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3। 3 बैग है भाई, किसी एक को चूज करना है, किसी के भी आने के चांसेस हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर बैग 1 चूज किया गया, इफ बैग 1 is chosen, so probability of R under condition BI मतलब B1 है ना। R मतलब रेड मार्बल मिलने का चांस अंडर कंडीशन B1। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितना है? इसमें 75 रेड है और 100 मार्बल टोटल है, तो आ जाएगा 75 C1/100 C1, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो यार 75/100। ये हो गया। अब सिमिलरली हम लोग अगर बैग 2 चूज किया गया तो सिमिलरली करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या? P ऑफ R बटा B2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अंडर कंडीशन बैग ऑफ सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में 60 रेड है और 100 टोटल मार्बल है, और सिमिलरली जो P ऑफ R अंडर कंडीशन B3 है वो आएगा 45/100। ये समझा कैसे आ रहा है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि रेड मार्बल आना चाहिए चाहे जिससे आए। तो मैंने क्या बोला था कि आपको अगर कोई 3 कंडीशन दी है, यहाँ पे देखो 3 कंडीशन, एक B1 B2 B3, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका आंसर आप निकालोगे तीनों कंडीशन से R का इंटरसेक्शन करके। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B3। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस यूनियन मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो सेम है, सबका प्रोबेबिलिटी B का सेम है, कितना है? 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 B3 मैंने कॉमन ले लिया एज 1/3। R/B1 कितना है? R/B1 है 75/100 मतलब 3/4। R/B2 कितना है? 60/100 मतलब 6/10।
R/B3 कितना है 45/100 मतलब 9/20, या फिर वैसा ही लिख दो कैसा 75/100, 60/100 और 45/100 और जोड़ दो सबको। 45 और 75 कितना हो जाएगा 120, 120 में 60 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 180 और डिनोमिनेटर में कितना है 100, तो 1/3 इंटू 180/100, 3 60 जा 0 0 एक और 0 तो 0.6 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, या फिर बोल सकते हो 1/6। तो इसका मतलब रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। देखो हम कितने सारे इवेंट्स बनाते, कहाँ तक बनाया था हमने F2 तक बनाया था, ABC D1 D2 E1 E2 F1 F2 इतने सारे इवेंट हमने बनाए थे, तब जाके हमने लंबा सा सॉल्यूशन किया था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे कितना इजी हो गया, यहाँ पे कंडीशंस कौन कौन सी थी B1 B2 B3 मतलब कौन सा बैग हम चुनेंगे, तो हमने R का कंडीशन निकाला B1 के साथ, मतलब R का प्रोबेबिलिटी निकाला B1 के कंडीशन के साथ, फिर B2 के कंडीशन के साथ, फिर B3 के कंडीशन के साथ, फॉर्मूले में रखा आंसर आया। क्या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, लगभग उसी का था। तो बेसिकली जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 3 कंडीशन दी रहेगी तो ऐसे निकालोगे, वो था ये। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आपको जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग बेस थ्योरम सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब कैसे यूज करते हैं, क्या होता है समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लू एंड 3 पिंक बॉल, अनदर बॉक्स कंटेन्स 4 ब्लू एंड 5 पिंक बॉल्स, one ball is drawn at random from the one of the 2 boxes, it is found to be pink, find the probability that it is drawn from first box, it is drawn from the second box। ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशन है कि कौन सा बॉल आना चाहिए, पिंक बॉल, ठीक। बट पहले क्या किया गया, पहले सिर्फ बॉल को निकाला गया, तो इवेंट A1 A2 मान लेते या B1 B2 मान लेते कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 से निकाला गया। सो लेट इवेंट B1, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, और इवेंट B2, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बॉक्स, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बॉक्स। तो भाई पहले बॉक्स से बॉल को निकाला गया तो B1, दूसरे बॉल से बॉक्स को निकाला गया तो B2, तो 2 इवेंट हमने बना लिए। तो 2 बॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या आएगा 1/2। भाई 2 बॉक्स है, एक बॉक्स को चुनना है, ऑब्वियसली 1/2 आएगा। आंख बंद करके तुम दोनों बॉक्स में से किसी एक पर ही तो हाथ रखोगे, 2 में से एक पर, मतलब 2 में से 1, 2/1 अलाउ 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है फिर क्वेश्चन में बोला है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट इट इज फाउंड टू बी पिंक, मतलब पिंक आना चाहिए, तो इवेंट P मान लेते हैं, लेट इवेंट P, बॉल ड्रॉन इज पिंक। कौन सी बॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है देखो अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लू एंड 3 पिंक बॉल्स, मतलब बॉक्स 1 में कितना बॉल है 5 बॉल है, जिसमें से 3 क्या है पिंक है। चलिए सो बॉक्स 1 से अगर निकाला गया है पिंक बॉल को, सो क्या लिखेंगे उसके लिए, हाँ बॉक्स 1 में टोटल 5 बॉल्स है, ठीक है देखते 2 ब्लू और 3 पिंक। हाँ देयर आर 5 बॉल्स इन बॉक्स 1 आउट ऑफ विच 3 are pink, therefore probability of getting pink ball, ठीक, probability of getting pink ball under condition of box 1 is 3 पिंक है ना, तो 3C1 by 5C1 मतलब ये आ जाएगा 3/5, और there are 9 balls in box 2 out of which 5 are pink, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल अंडर कंडीशन बॉक्स सेकंड बॉक्स ऑफिस नहीं सेकंड बॉक्स इज 5C1 अपॉन 9C1 मतलब 5/9, ठीक है 5/9 आ गया ये आपका। सो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग pink ball from first box is given by Bayes theorem। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पिंक बॉल आए पहले बॉक्स से, मतलब बॉक्स 1 पे क्या है पिंक बॉल आए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, तो इसका कंडीशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, इसको ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉक्स 1 अंडर कंडीशन पिंक बॉल, मतलब वहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पिंक बॉल, और किससे चाहिए बॉक्स 1 से चाहिए। सो इस तरीके से इसको हमने लिखा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला था इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, जो पहला है उसको पहला लिखो, तो P ऑफ B1, फिर इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो P ऑफ P बटा B1, तो P बटा B1 हमने निकाला है। अच्छा वैसे P हमने यूज़ कर लिया यार, इसको R बना दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी P है ना, कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको R बनाया, इसको R बनाया, इसको R बनाया, त्यौहार बनाया, R बनाया, ठीक है, और कुछ, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पूरा समेशन I से लेके N तक। यहाँ पे कितने बॉक्सेज है, 2, तो 1 से लेके 2 तक। सो I इज इक्वल्स टू 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B1। समझे मेरी बात को, R इंटरसेक्शन B1, ठीक। तो इसको एक्सपांड करके हमें लिखना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना भाई, 1/2, और R बटा B1 कितना भाई, 3/5। और नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, R इंटरसेक्शन B1 का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1, इस इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, राइट, हाँ राइट। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, ऐसा बनेगा, ठीक। चलिए सॉल्व कर देते, तो ऊपर आ जाएगा देखो 3/10, B1 क्या है, B1 है 1/2, और R बाय B1 क्या है 3/5, तो ये भी आ जाएगा देखो 3/5 ये है, और वो है 1/2, मतलब ये भी आ जाएगा 3/10। और ये कितना आ जाएगा, B2 इंटरसेक्शन R, ये अंडर कंडीशन है, सॉरी, B2 अंडर कंडीशन R अंडर कंडीशन B2 आएगा ना, वही मैं सोचूं कुछ तो लोचा हुआ है, R अंडर कंडीशन B2, तो R अंडर कंडीशन B2 कितना है 5/9, और B2 कितना है 1/2, तो 5/9 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 5/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3/10, 3/10 इंटू 5 प्लस 5/18 में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आएगा 54 प्लस 50/180, मतलब ये आएगा 104/180। तो यार देखो 180 को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, तो 180 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 540, और नीचे हो जाएगा 1040, 0 0 कट गया, 227 जा 252 जा, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 27:52, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंडीशन क्या बोला है, अगला कंडीशन बोला है दूसरे बॉक्स से, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, अरे बाबा ऐसा लग रहा है, मतलब छोड़ो, बाय बेस थियरम कैसे करेंगे उसको, इसका पहले स्क्रीनशॉट पीछे से ले लेना, क्योंकि अभी तो मैंने ये चेंज कर दिया ना, तो इसको रफ करते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, तो B2 अंडर कंडीशन R निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन में रहेगा क्या, समेशन में रहेगा P इंटरसेक्शन B2, मतलब ऐसा रहेगा ना, P ऑफ B2 इंटरसेक्शन R प्लस P ऑफ B1 इंटरसेक्शन R, एक्चुअली पहले R इंटरसेक्शन B1 फिर R इंटरसेक्शन B2, ऐसा रहेगा, है ना। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, देखो सेम नहीं रहेगा, B2 कितना है, B2 है 1/2, और R अंडर कंडीशन B2 है 5/9, तो 1/2 इंटू 5/9 हो जाएगा 5/18। R इंटरसेक्शन B1 का मतलब क्या है, R इंटरसेक्शन B1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, मल्टीप्लाई क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R अंडर कंडीशन B2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, तो ये आ जाएगा आपका 5/18। नीचे देखो वही चीज़ आएगी जो पिछली बार आई थी, 1/9 सॉरी 1/2 इंटू 3/5 मतलब 3/10, और 5/18 है ना, यस 3/10 प्लस 5/18। तो फिर से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 104/180, और ऊपर तो वही है, तो 5/18 अपॉन 104/180, 18 10 जा 10 ऊपर गया तो 50/104, तो ये आ जाएगा 25/52, तो ये आ गया आपका 25/52। समझ में आ गया थोड़ा बहुत, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और समझ जाएगा आगे के क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है देयर इज अ वर्किंग वीमेंस हॉस्टल इन अ टाउन वेयर 75% आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन, मतलब एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल है, मतलब वहाँ पे आप रह सकते हो और काम कर सकते हो, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे और आप अपना गुजारा कर सकते हो। तो वहाँ पे 75% जो वीमेंस है वो पास के टाउन से हैं,
उसमें से जो बाकी जो लोग हैं वो सेम टाउन से है, मतलब 25% सेम टाउन से हैं और 75% दूसरे टाउन से है जो पास में नेबर पड़ोस के टाउन से, ठीक। 48% ऑफ वीमेन हु हेल फ्रॉम द सेम टाउन आर ग्रेजुएट, मतलब जो 25% जो सेम टाउन से आए थे उसका जो 48% वीमेन्स है वो कैसे हैं, वो ग्रेजुएट है। और 83% ऑफ वीमेन हु हैव केम फ्रॉम नेबरिंग टाउन आर आल्सो ग्रेजुएट, मतलब जो नेबरिंग टाउन से आए हैं वो भी कैसे हैं, ग्रेजुएट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इज ग्रेजुएट एंड फ्रॉम द सेम टाउन। भन्नाट क्वेश्चन है। पहले तो बोला 75% नेबरिंग टाउन से हैं, अब उस 75% में 83% ग्रेजुएट हैं। तो भाई एक रास्ता तो आपके पास ये है, पहले 75% निकालो, फिर 75 का 83% निकालो, 75 का 83% निकाल के उससे प्रोबेबिलिटी निकालो, और फिर जो 25% बचा था उसका 48% निकालो, 25 का 48 निकाल के उससे प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर सॉल्व कर लो। और दूसरा रास्ता आपके पास बेस थ्योरम है। कैसे? टोटल नंबर ऑफ वीमेंस को हम लोग मान लेते हैं 100 है क्योंकि परसेंट दिया गया है ना। लेट द टोटल नंबर ऑफ वीमेंस बी 100, टोटल नंबर ऑफ वीमेंस बी 100, ठीक। सो 75 वीमेंस आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन, तो 25 वीमेंस कैसे रहेंगे, सेम टाउन से। 25 वीमेंस आर फ्रॉम सेम टाउन। और क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 48% जो उसी टाउन से आते हैं वो ग्रेजुएट है और 83% जो दूसरे टाउन से हैं वो ग्रेजुएट है, ठीक। तो इवेंट्स बना लेते हैं ना। जो नेबरिंग टाउन से आए हैं उनको मान लेते हैं हम लोग इवेंट एन, लेट इवेंट एन। फैमिलियर रहने के लिए ये हम लोग मानते हैं, जैसे अभी आप लोगों को सेट में देखा था आपने कि चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक की बात हुई थी, तो हमने उसमें नहीं चाय और कोल्ड ड्रिंक की बात हुई थी तो उसमें हमने सी और डी माना था ताकि फैमिलियर रहें। ए और बी मानते तो उतना ज़्यादा नहीं समझता है ना। टी कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक तो टी सी डी ऐसा मानते। तो उसी तरीके से एन मान लेते जो नेबरिंग टाउन से हैं। वीमेन इज फ्रॉम नेबरिंग टाउन, तो नेबरिंग टाउन से वीमेन कितनी है भाई, 75 है ना। तो P ऑफ n क्या आ जाएगा, P ऑफ n आ जाएगा, मतलब n ऑफ n क्या आ जाएगा, n ऑफ n आ जाएगा 75, तो P ऑफ n आ जाएगा 75/100, ठीक। बट उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, या फिर लिख सकते हो P ऑफ n इक्वल टू 75/100। अब क्या बोला है आप लोगों को, इसमें से इतनी वीमेंस क्या है, ग्रेजुएट हैं, ठीक। तो जो वीमेन सेम टाउन से हैं हम उनको मान लेते हैं इवेंट एस, लेट इवेंट एस वीमेंस आर फ्रॉम सेम टाउन। सेम टाउन से हैं तो इसमें आप लोग n ऑफ s लिख दोगे 25, तो P ऑफ s आ जाएगा 25/100, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग इवेंट और मान लेते हैं, इवेंट W मान लेते हैं कि जो इवेंट मतलब ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इवेंट G मान लेते हैं, वीमेंस आर ग्रेजुएट, ठीक है। अब हमें देखो अंडर कंडीशंस दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 48% वीमेंस हु हेल फ्रॉम द सेम टाउन आर ग्रेजुएट, मतलब वीमेन सेम टाउन से हो और ग्रेजुएट हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर कंडीशन S आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48%, मतलब ये आपको दिया है 48/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट वीमेंस अंडर कंडीशन नेबरिंग टाउन ये आपको दिया है 83/100, ये दिया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते, तो क्वेश्चन में देखो आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट वीमेन इज सिलेक्टेड इज ग्रेजुएट एंड फ्रॉम द सेम टाउन, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वीमेन सेलेक्ट हुई वो सेम टाउन से रहे और अंडर कंडीशन ग्रेजुएट रहे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अंडर कंडीशन जी आपसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बोला जो पहले उसको पहले लिखो, मतलब पी ऑफ एस, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको उल्टा करके और फिर नीचे समेशन कर दो, समेशन किसका i इक्वल टू 1 to कितने टाउन है भाई, 2 ही टाउन है ना, 2 ही कंडीशन बनेगी, 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। एस सही है, ठीक। i इक्वल टू 1 to 2 नहीं लिखते क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग मान लिए ना, एक नेबरिंग टाउन अलग मान लिया और एस अलग मान लिया, हम लोग n1 n2 लेते तो लिख सकते थे, इसको हमें डायरेक्ट लिखना होगा। कैसे डायरेक्ट लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन जी, मतलब नेबरिंग टाउन से ग्रेजुएट और सेम टाउन से ग्रेजुएट, ऐसा। ऊपर क्या है, ऊपर सेम टाउन से ग्रेजुएट है क्योंकि हमें सेम टाउन वाला पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम टाउन से वीमेन का क्या है 25/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय एस क्या है 48/100। एस इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एस। पी ऑफ एस इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है 25/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एस है 48/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एन। तो ये आएगा 75/100 इंटू 83/100। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ मत करो, इसको और इसको उड़ा दो कैलकुलेट करना उड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं यार, कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखोगे तो ये भी 100 इंटू 100, ऊपर भी 100 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 48 अपॉन 25 इंटू 48 प्लस 75 इंटू 83। तो कुछ कॉमन जाए तो कॉमन ले लो, लाइफ आसान हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ। तो 25 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 25 गया कॉमन, तो अंदर बचा 1 इंटू 48 और ये हो गया 3 इंटू 83। 25 कट गया तो ये आ गया 48 अपॉन 48 प्लस 3 इंटू 83 कितना होता है, 83 3 होता है 249, आपको पता नहीं है पर होता है। ठीक है, तो 48 प्लस 249 होगा 297, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 48:297। अब इसको कुछ कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हो। 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है आई थिंक। 3 से काटोगे तो ये आएगा 316 जा और ये आएगा 399 जा, तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 16/99। कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये, कि जिस वीमेन को आप सेलेक्ट करो वो उसी टाउन से रहे और ग्रेजुएट भी रहे। ठीक, अगर आपको पूछा होता प्रोबेबिलिटी दैट वीमेन इज फ्रॉम नेबरिंग टाउन एंड ग्रेजुएट, तब आप क्या निकालते, आप निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय जी। n बाय जी निकालते तो उसका फॉर्मूला बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन n और अपॉन में ये सेम रहता, तो उसमें आपको वाला प्रोबेबिलिटी मिल जाता। तो आपके लिए होमवर्क है, आप निकालोगे वीमेन इज फ्रॉम नेबरिंग टाउन एंड ग्रेजुएट। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन समझा होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यार करेंगे 2 मिनट में। यहाँ पे आपको बोला है E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। छोड़ो, बस इक्वली पर ध्यान दो। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों का आने का चांस सेम है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। शुरू में लिख लेना E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये वो सब कुछ। ठीक, फिर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1 अगर 0.2 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1 आपका 0.2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2 आपका 0.3 है, तो आप पता करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर कंडीशन ए। तो बेस थ्योरम लगा दो, बेस थ्योरम जो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर कंडीशन ए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1 और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, यही बनेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा E1 का प्रोबेबिलिटी ये और इसका प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2। तो ये बन जाएगा 0.1, ऊपर 2 से कट गया। E1 कितना है 1/2 और वो भी है 0.2, ये है 1/2 और ये है 0.3, तो 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.15, तो आपका आंसर आएगा 0.1 अपॉन 0.25। नहीं समझे, देखो ये हुआ 0.1, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3/20। अब एक काम करो, देखो हर जगह ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1/10, नीचे हो जाएगा 1/10 प्लस 3/20। अब इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लो, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 + 3 आ जाएगा 5 और नीचे भी 20, 0 0 कैंसिल, 2 ऊपर गया और 5 नीचे रह गया, तो 2/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी चिंदी था, आगे बढ़ते हैं। 0.4 आएगा आंसर मतलब सॉल्व करके। तो बेस थ्योरम पे ऐसे क्वेश्चन आपको आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि वो। 5वां करते हैं, चलिए। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्वेश्चन में अब बोला है कि देयर आर jar 1 contains 5 white and 7 black ball, jar 2 contain 3 white and 12 black ball, और एक बॉल को निकाला जाएगा जार 1 से अगर कॉइन को फ्लिप करने पे हेड आया। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं J1 J2, लेट इवेंट J1, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार 1, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार 1, और एक इवेंट बना लेते हैं J2, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार J2, ड्रॉन फ्रॉम जार 2। ठीक, तो J1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, J1 से हम लोग बॉल तब निकालेंगे जब हेड आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रहता है भाई 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 जार 2 से हम बॉल तब निकालेंगे जब टेल आएगा, क्वेश्चन में बोला है, तो इज इक्वल्स टू P ऑफ टेल, और ये क्या रहता है, ये तो 1/2 ही रहता है।
तो ये आ गया 1/2। ठीक, अब हमें पता नहीं है कि बॉल कौन सा है, तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल वाज इन फैक्ट टेकन फ्रॉम जार 2। मतलब बॉल किधर से निकलनी चाहिए, जार 2 से। बॉल कोई भी हो सकती है, वाइट हो सकती है और कौन सा है, ब्लैक भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें इसके लिए भी कंडीशन बनाना पड़ेगा। सो मान लेते हैं यार यहाँ पे लेट इवेंट सपोज दैट द एक्सपेरिमेंट इज डन एंड अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, क्वेश्चन में व्हाइट बॉल बोला है, वही मैं सोचूं। सपोज दैट द एक्सपेरिमेंट इज डन एंड अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज टेकन फ्रॉम जार 2। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम जार 2, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इवेंट बना लेते हैं। लेट इवेंट व्हाइट बॉल निकालने का है ना, तो लेट इवेंट W व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। बट किस जार से निकाला गया वो तो हमें नहीं पता है ना, तो वो सब हमें निकालना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम जार 1। सो इन जार 1 देयर आर 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक, मतलब देयर आर 12 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर व्हाइट, आउट ऑफ विच 5 आर व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल व्हाइट फ्रॉम जार 1 इज, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम जार 1 मतलब W अंडर कंडीशन J1, ये आपको आएगा 5/12। और सिमिलरली इन जार 2 देयर आर, कितने बॉल्स है भाई, 12, 3 और 12 मतलब 15 बॉल्स, आउट ऑफ विच 12 आर ब्लैक। ठीक है, सॉरी ब्लैक नहीं यार, वाइट का बताना है ना, तो 3 आर वाइट। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम जार 2 इज 3/15। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज, हाँ यही क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जार 2 से निकलना चाहिए और क्या निकलना चाहिए, व्हाइट बॉल निकलना चाहिए। ठीक है, सो बाय बेस थियरम जार 2 से निकलना चाहिए और निकलना चाहिए व्हाइट बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 अंडर कंडीशन W। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई, मैंने बोला था जो पहले उसको पहले लिखो, मतलब P ऑफ J2 मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, तो W/J2 और नीचे समेशन कर दो किसका, समेशन I इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन JI। ये करना है आपको, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन J2, ये करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन J1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन J2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 क्या है भाई, 1/2 और W अंडर कंडीशन J2 क्या है, 3/15, मतलब ये आएगा 3/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन J1 क्या आएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W अंडर कंडीशन J1, मतलब 1/2 इंटू 5/12, मतलब ये आएगा 5/24। समझ रहे हो ना, अभी दिमाग में कर सकते हो आप लोग। ये क्या आ जाएगा, ये तो वही आएगा 3/30। 1/10 अपॉन 5/24 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/10। 5 10 जा 50 प्लस 24 अपॉन 240, 240 गया ऊपर तो ये आया 240 अपॉन 74 इंटू 10 7400, सॉरी 740, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो 12/37 इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इजी था, समझ में आया, बेस थ्योरम अब क्लियर हो रहा है। चलो 6th करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 0.95 of giving a positive result when applied to a person suffering from certain disease। मतलब कोई एक बंदा है जो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो जो चेकअप करते हैं उनका जो प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव रिजल्ट देने का वो 0.95 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है ना, मतलब बंदे को वो बीमारी रहती नहीं है, फिर भी हम लोग रिपोर्ट बनाने में कुछ दिक्कत कर देते, तो फिर भी बोल देते कि यार तुम्हें ये चीज़ है, फिर उस बीमारी को थोड़ा सा हाई लेवल पर चेक करते, फिर पता चलता नहीं है। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था 10वीं के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। सो आगे बढ़ते, एंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.10 ऑफ गिविंग अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू अ नॉन सफरर। मतलब कोई एक बंदा है जिसको वो बीमारी नहीं है, फिर भी उसको बोल देने का कि यार तुम्हें वो बीमारी है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10 है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 0.5% ऑफ पॉपुलेशन आर सफरर। मतलब पॉपुलेशन में 0.5% लोग कैसे सफरर है। सपोज दैट द टेस्ट इज नाउ एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ पर्सन दैट होम टू हैव नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिजीज। मतलब उसको नहीं पता है कि उसको बीमारी है या फिर नहीं है, तो कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी कि उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे दे और पर्सन सफरर भी हो, मतलब उसको सही चेकअप कर दे, उसको
पॉजिटिव रिजल्ट भी दे दे और सफरर भी हो, और दूसरा पता करना है नेगेटिव रिजल्ट दे दे और पर्सन नॉन सफरर हो। तो सबसे पहले इवेंट बना लेते हैं, लेट इवेंट टी। इवेंट टी में क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। और इवेंट एस बना लेते, पर्सन इज अ सफरर। तो क्वेश्चन में हमें बार बार झांकना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसको समझने में टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरर, मतलब पी ऑफ एस क्या है, पी ऑफ एस है आपका 0.5%, परसेंट मतलब डिनोमिनेटर में 100, तो ये 0.005 आएगा। तो नॉन सफरर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ऑफ एस मतलब 1 माइनस 0.005 मतलब ये आ जाएगा 0.995, ठीक। तो सिंस ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे कि the person suffering from a certain disease and the result and the probability is 0.10 of giving a false positive result when applied to a non sufferer, मतलब वो सफरर नहीं है, वो कैसे नॉन सफरर है, मतलब पी ऑफ एस डैश, और उसको क्या दे देना, पॉजिटिव दे देना, मतलब गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट अंडर कंडीशन पर्सन इज अ नॉन सफरर, वो आपको दिया है 0.10। और क्या बोला है, और बोला है 0.95 टाइम्स वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, किसको, सफरर को, मतलब जो सफरर है उसको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो वो आपको दिया है पी ऑफ सफरर और पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पी ऑफ टी अंडर कंडीशन एस आपको दिया है 0.95, क्वेश्चन में दिया है ये। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अब हमें निकालना पड़ेगा, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पर्सन इज अ सफरर एंड गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब आपको पूछा है पी ऑफ एस बाय टी, तो ये आपको आएगा पी ऑफ एस डॉट पी ऑफ टी अंडर कंडीशन एस, तो हमारे पास ये है पी ऑफ एस, यस हमारे पास ये है, ये भी है, और नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे नीचे रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस डैश, मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे दो पर्सन सफरर हो, पॉजिटिव टेस्ट दे दो पर्सन नॉन सफरर हो, दो ही कंडीशन है ना, तो ये बनेगा। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं, चलो आगे लिख दूंगा। सफरर कितने भाई, 0.005, अच्छा मैं इसको डेसिमल में ही लिखता हूँ, तो ये आएगा 5/1000, 0.005 को लिख देंगे 5/1000। टी बाय एस क्या आएगा, 0.95 मतलब 95/100। टी इंटरसेक्शन एस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डॉट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अंडर कंडीशन टी अंडर कंडीशन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश डॉट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश अंडर कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अंडर कंडीशन एस डैश, ये आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता है, ये देखो आ जाएगा 5/1000 इंटू 95/100, फाइनल आंसर आएगा 95/5 जो होता है 475, गलत बोल दिया, 5/5 अरे सही बोला था, तो 475/10⁻³ 10⁻², मतलब ये आ जाएगा इतना, ठीक है। नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाय एस, मतलब 0.005 मतलब 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय टी बाय एस मतलब 0.95 मतलब 95/100 प्लस पी ऑफ एस डैश क्या है, पी ऑफ एस डैश है 0.995 मतलब 99, और साइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अंडर कंडीशन एस डैश मतलब 0.10 मतलब 10/100, ठीक है यार। अब करते हैं सॉल्व। ऊपर देखो क्या है, ऊपर ये जो चीज़ है वो इस चीज़ से कट जाएगी, तो बचेगा 475/475 प्लस 9950, ठीक है। अब 9950 जो है वो 475 से डिवाइड होता है, मतलब डायरेक्टली डिवाइड हो जाए और आंसर इंटीजर आ जाए, आई थिंक होता है, होना चाहिए एक्चुअली, बट नहीं होता है, सेड लाइफ, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देते कॉमन लेके, या 25 कॉमन ले ले, 25 1 25 225, हाँ 25 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बस 9950 का टेंशन है। 25 3 75 बचा 245 तो नहीं आता है, बट 225 आता है, फिर 200 आता है, तो मतलब 98, यस। तो पहले हम लोग इसको 25 से डिवाइड करते, तो 25 1 25, 25 9 225, 25 1 25, 25 9 225, 25 को 19 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, ये देखो 475 आया ना, तो इसलिए मैंने काटा। अब इसको भी 25 से काटो, अगर देखो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप प्लस करने के बाद काटना, ठीक, मेरी तरह मत करना, वरना मार्क्स कटेगा। 25 3 75 बचा 245, 25 9 225 बचा 200, फिर 225 8 ये होता है, तो 398 को 25 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 5 8 40, 5 9 45, 5 3 15, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 0 5 0 और 7 आया 8, ये क्या हो गया,
9 6 15 हुआ था तो ये 19 होगा ना, और 19 होगा तो 1 यहाँ पे जाएगा तो ये 9 आएगा। यस यस सही है ठीक है। तो ये हमारा 398 आया। तो 19 अपॉन दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 417। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब भाई देखो इसको सॉल्व करना है, कैंसिलेशन करना है, तो ये आपके ऊपर है। अब इससे ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अब क्वेश्चन में पूछ रहा है गिवन ए नेगेटिव रिजल्ट एंड द पर्सन वाज नॉन सफरर, मतलब पर्सन सफरर नहीं था एस डैश और नेगेटिव रिजल्ट दिया तो टी डैश। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ एस डैश डॉट पी ऑफ टी डैश अंडर कंडीशन एस डैश अपॉन में इंटरसेक्शन करके जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ देते ना, कोई बात नहीं। क्या आएगा, जो ये चीज़ आपने जो निकाली ना इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा पी ऑफ एस डैश डॉट पी ऑफ टी डैश अंडर कंडीशन एस डैश प्लस पी ऑफ एस डॉट पी ऑफ टी डैश अंडर कंडीशन एस। तो ये देखो ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो ये चीज़ का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो नीचे जो वैल्यू आई इसका हम 1 से माइनस कर देते तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपने नीचे लिखी है ये क्या है, ये जनरली तो क्या है, ये जनरली तो पी ऑफ टी है, क्योंकि बेस थ्योरम के शुरू में हमने देखा था नीचे क्या आता है पी ऑफ ए आता है, फिर ए का हर एक के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए जो रहता है वो कैसे आता है, हर एक के साथ इंटरसेक्शन करके, जैसे देखो इंटरसेक्शन विथ एस फिर इंटरसेक्शन विथ एस डैश, तो ऐसे आता है। तो इसका मतलब ये बेसिकली जो नीचे पूरा का पूरा पी ऑफ टी है। तो पी ऑफ टी क्या आएगा, पी ऑफ टी आएगा इसका टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू अगर यहाँ से आप लोग जोड़ोगे तो 475 प्लस 995 अपॉन 10,000। तो मतलब जो आपका पी ऑफ टी है सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 475 प्लस 9950 अपॉन 10,000 या फिर 1 लाख, 1000 इंटू 100 1 लाख। बाबा इतना हाई कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। प्लस कर देता हूँ, मेरे एग्जाम में आ गया है। बहुत टेंशन है यार। 25 से काट दूँ, 25 19 जा 25 398,000 और 25 4000। तो ये आपको आ जाएगा 19 प्लस 398 मतलब 417 अपॉन 4000। ये वैल्यू आपकी आ गई पी ऑफ टी की। तो पी ऑफ टी डैश क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब पी ऑफ टी डैश आ जाएगा 3583 अपॉन 4000। कैसे किया मैंने इसको निकाला 1 माइनस पी ऑफ टी से, तो ये आपका आ गया पी ऑफ टी डैश। मतलब ये जो पूरी चीज़ है ना इसकी जगह ये आएगा पी ऑफ टी डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एस डैश का आपको पता है 0.995 मतलब 995 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ टी डैश अपॉन एस डैश। कैसे आएगा, पी ऑफ टी बाय एस डैश का कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसी का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पी ऑफ टी डैश अपॉन एस डैश मिल जाएगा। क्योंकि एस डैश सिर्फ कंडीशन है, कुछ लोग सोचेंगे इसको करना है, नहीं, एस डैश सिर्फ आपकी कंडीशन है। मेन इवेंट क्या है टी, तो आपको टी डैश चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो टी डैश एस डैश क्या आएगा 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9। 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 9/10 और नीचे तो ये पूरी वैल्यू आई है 3583 अपॉन 4000। ये हुआ, ठीक है ये हुआ। तो ये 3 0 से ये 3 0 उड़ा दो, फिर इधर भी एक 0 ले लो, फिर इधर एक और 0 आ जाएगा। नहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ऐसा था। 4 को अब ऊपर कर दो, 10 को नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा 9 4 या 36, तो 995 इंटू 36 अपॉन 3583। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, मल्टीप्लाई तो जानते रहोगे। ठीक, ये 0 एक और आ जाएगा यहाँ पे, सो मल्टीप्लाई कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके वहीं पे छोड़ देना, आगे मत जाना। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत फालतू क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला अ चाइल्ड इज अ डॉक्टर इज कॉल्ड टू सी अ सिक चाइल्ड। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो बीमार पड़ गए हैं और डॉक्टर को पहले से पता है कि उस एरिया में 80% जो बच्चे हैं उनको फ्लू है और 20% बच्चों को मैसलेस है। ठीक है, अब ये बीमारी तो मैंने पहली बार सुनी है, मीसल्स पता नहीं क्या है। अज्यूम दैट देयर इज़ नो अदर डिजीज़ इन दैट एरिया। अज्यूम करो कि इसके अलावा कोई भी बीमारी वहाँ पे नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। अ वेल नोन सिम्टम ऑफ मीसल्स इज रैश। इस बीमारी का सबसे खतरनाक सिम्टम क्या है, रैश। ठीक, रैशेज हो जाते हैं ना। फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड
It is known that chances of having rashes given that sick child is suffering from measles is 0.95. However, occasionally children with flu also develop rash whose chance are 0.08. Upon examining the child, the doctor finds a rash. What is the probability that child is suffering from measles? क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक एरिया है वहाँ पे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जहाँ पे 80% बच्चों को फ्लू है, 20% बच्चों को measles है। 20% बच्चे जिनको मतलब ये बीमारी होती है उनमें से चांसेस होते हैं कि 0.95 मतलब मोस्टली 95% बच्चों को रैशेज हो जाए इस बीमारी में, और बस 8% बच्चों को फ्लू होने पर रैशेज होता है। ये क्वेश्चन में बोला है। तो इन्होंने बोला है कि जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उसने पाया रैश, और चांसेस क्या है कि रैशेज भी मिले और जो बच्चा है वो measles से सफ़र करता रहे। ठीक, तो कंडीशंस यहाँ पे दी हैं। सबसे पहले कंडीशन दी है कि बच्चे को रैशेज भी होने चाहिए और वो सफ़र करना चाहिए measles से। दूसरे में बच्चे को रैशेज होने चाहिए पर वो सफ़र करना चाहिए फ्लू से। ये दो कंडीशन आपको दी है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इतने बच्चों में जो उस एरिया में टोटल बच्चे, उसमें से कितने ऐसे बच्चे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा आपको मिले उसको रैशेज भी हो और वो measles से सफ़र करता हो। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले परसेंट में जब भी आपको क्वेश्चन दे तो टोटल को 100 अज्यूम कर लेने का। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी 100। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने मान लिए भाई 100 है, तो यहाँ पे पूरा जो आपका सैंपल पॉइंट हो गया वो हो गया 100। अब यहाँ पे 80% बच्चे फ्लू से सफ़र कर रहे हैं, 20% बच्चों को measles है, और यहाँ पे रैशेस दोनों को हो जा रहा है। तो तीनों इवेंट हमें मानना पड़ेगा। इवेंट ए मान लेते हैं, चाइल्ड इज सफरिंग विथ या क्या बोला यहाँ पे 80% ऑफ द चिल्ड्रन हैव फ्लू, तो चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, या फिर चाइल्ड इज सिक विथ फ्लू, चाइल्ड इज सिक विथ फ्लू। ठीक है, इवेंट भी मान लेते हैं, चाइल्ड इज सिक विथ measles। और इवेंट सी मान लेते हैं, चाइल्ड इज सिक विथ रैशेज। तो हमें इवेंट सी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इवेंट सी क्या है, इवेंट सी एक कंडीशनल इवेंट है जो आप लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को P ऑफ A दिया हुआ है, P ऑफ A क्या दिया हुआ है 80%, मतलब 80/100, और P ऑफ B आपको दिया है 20%, तो मतलब 20/100, क्योंकि आपको N ने दिया है 80 और NB दिया है 20, और जो आपका सैंपल पॉइंट है टोटल वो है 100। इतना समझा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इट इज नोन दैट चांसेस ऑफ हैविंग रैशेज गिवन दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम measles इज 0.95, मतलब उसको अगर measles है तो उसको रैशेज होने का चांस कितना 0.95 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रैशेज एंड सफरिंग फ्रॉम measles इज 0.95, मतलब 95/100। और अगर फ्लू है और फिर भी उसको रैशेज है तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रैशेज एंड सफरिंग फ्रॉम फ्लू इज 0.08, मतलब 8/100। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम measles एंड हैविंग रैशेज, मतलब आपसे वो पूछ रहा है उल्टी कंडीशन। यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है कि बच्चे को रैशेज हैं और वो सफर कर रहा है measles से, बट आपसे पूछ रहा है बच्चे को measles है और वो सफर कर रहा है, उसको बच्चे को मतलब बच्चा सफर कर रहा है measles से और उसके पास है रैशेज। ठीक, दोनों चीज आपसे कंडीशन मतलब उल्टा कर दिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है P ऑफ B अंडर कंडीशन C, तो बाय बेस थियरम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना, ये जो मैंने कंडीशन लिखी ना यहाँ पे लिख देना कि चांसेस ऑफ हैविंग रैशेज एंड सफरिंग फ्रॉम दिस इज दिस, तो देयरफॉर दिस इज दिस, एंड चांसेस ऑफ दिस हैविंग सफरिंग फ्रॉम दिस इज दिस, दिस इज दिस, तो दिस इज दिस। ठीक, तो ऐसा स्टेटमेंट लिख देना थोड़ा सा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर कंडीशन C, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, P ऑफ B लिखो फिर उल्टा कर दो, नीचे नीचे इंटरसेक्शन कर दो, किसका, B इंटरसेक्शन C कर दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C अंडर कंडीशन B आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C अंडर कंडीशन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C अंडर कंडीशन A, ये आ गया। अब ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C अंडर कंडीशन B है 0.9/5, तो ठीक है ऐसे लिखते हैं 20/100
इंटू 95/100। नीचे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर कंडीशन बी, ये भी देखो सेम है, तो 20/100 इंटू 95/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 80/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर कंडीशन ए है 8/100। सी अंडर कंडीशन है 8/100। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो नीचे का जो ये आपका है ये, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, फिर बचेगा आपके पास 20 इंटू 95 अपॉन 20 इंटू 95 प्लस 80 इंटू 8, ठीक है। इक्वल टू ऊपर से कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, ठीक है। ठीक है, ऊपर से मैंने 5 ले लिया कॉमन, 5 कॉमन लिया तो अंदर बचा 4 इंटू 95, और नीचे से मैंने 5 लिया कॉमन तो अंदर बचा 4 इंटू 95 प्लस 16 इंटू 8। अब 5 भी कट गया, तो 4 इन 95 जा कितना होता है, 95 4 जा होता है 95 2 जा 190, 192 जा 380, और नीचे हो जाएगा 380 प्लस 128, तो ये आपका आ जाएगा 408 508। तो ये आ जाएगा 380/508। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या थोड़ा बहुत काट वाट के लिख दो, आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ सर्टेन ब्लड डिजीज ऑफ सीरियस फॉर्म, 10% हैव इट इन द मिडल फॉर्म, 88% हैव डोंट हैव इट एट ऑल। 88% को कुछ भी नहीं है, 2% लोगों को सीरियस बीमारी है ब्लड डिजीज, और 10% को माइल्ड है, मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो न्यू ब्लड टेस्ट डेवलप किया गया कि प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/10, और सब्जेक्ट का सीरियस फॉर्म हो, ठीक है। मतलब अगर सब्जेक्ट सीरियस हो, मतलब जो पेशेंट है वो सीरियस हो और उसके सिम्टम जो है और वो पॉजिटिव निकल जाए, वो 9/10 है। और सब्जेक्ट पॉजिटिव निकल जाए जब उसका सिम्टम जो है वो 1/10 हो, ठीक है। 6/10 इफ द सब्जेक्ट है द माइल्ड सिम्टम, मतलब अगर सब्जेक्ट को कोई भी सिम्टम डेंजर वाला नहीं है, मतलब हल्का फुल्का सिम्टम है, फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव निकल जाए, वो 6/10 है। और अगर सब्जेक्ट को कोई भी सिम्टम नहीं है बट फिर भी उसको डिजीज निकल जाए, वो 1/10 है। मेरी बात को समझे। तो सब्जेक्ट इज टेस्टेड फॉरवर्ड इन द प्रोबेबिलिटी दैट द सब्जेक्ट हैज सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 2% लोगों को बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। कोरोना का एग्जांपल ले सकते हो कि कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं जिनको नॉर्मल फीवर है, सांस वास नहीं फूल रही है। फिर कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं है। तो 2% लोगों को तगड़ा बुखार है, तगड़ा सांस फूल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और 10% लोगों को थोड़ा बहुत सिम्टम है, मतलब हल्का फुल्का बुखार है, सांस वास नहीं फूल रही है, और 88% लोग एकदम नॉर्मल है। तो जो सीरियस लोग जो 2% है जिनकी सांस वास बहुत ज़्यादा फूल रही है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने का, टेस्ट पॉजिटिव निकलने का प्रोबेबिलिटी है 9/10। और जिनको हल्का फुल्का सिम्टम, मतलब थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, उनका पॉजिटिव निकलने का प्रोबेबिलिटी है 6/10। और जिनको कुछ भी नहीं है, मतलब जिनको ना बुखार आ रहा है ना कुछ हो रहा है, उनका भी पॉजिटिव निकलने का प्रोबेबिलिटी है 1/10। मतलब चांसेस है कि उनको भी हो सकता है वो डिजीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सब्जेक्ट जो है उसको सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज हो और वो पॉजिटिव निकल जाए। तो कोई सबसे पहले हम लोग इसमें इवेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इवेंट बना लेते हैं। इवेंट A1 A2 A3 बना लेते हैं सिम्टम्स के लिए। डिजीज इन माइल्ड फॉर्म, डिजीज इन सीरियस फॉर्म, एंड डिजीज सब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी डिजीज, ठीक है। डिजीज इन सीरियस फॉर्म, डिजीज इन माइल्ड फॉर्म। इवेंट A2 लिखना। इवेंट A3 सब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी डिजीज। फिर बी आपसे क्या बोला है, बी आपसे बोला है इवेंट बी कि सब्जेक्ट का टेस्ट पॉजिटिव निकल जाए, सब्जेक्ट टेस्टेड पॉजिटिव, सब्जेक्ट टेस्टेड पॉजिटिव। तो कंडीशंस आपको जैसी जैसी बोली है ना, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी पता करो। सबसे पहले 2% पॉपुलेशन को ब्लड डिजीज सीरियस फॉर्म में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है 0.2, मतलब 2/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइल्ड फॉर्म में कितने लोगों को है, 10% को, मतलब 10/100। और सब्जेक्ट को कोई भी डिजीज नहीं है, वो कितने लोग है भाई, 88%, मतलब 88/100। और फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव निकल जाए, सब्जेक्ट का टेस्ट पॉजिटिव निकल जाए जब उसको माइल्ड सिम्टम हो, वो है 6/10। और सब्जेक्ट पॉजिटिव निकल जाए जब उसको सीरियस सिम्टम हो, वो है 9/10। सीरियस सिम्टम मतलब A1 और पॉजिटिव निकल जाए मतलब B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव अंडर हाई सिम्टम्स इज 9/10।
ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन A2 क्या आ जाएगा 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन A3 क्या आ जाएगा 1/10। तो ये हो गए आपके केसेस। अच्छा, तो यहाँ से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालोगे आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने बोला था आप लोग कैसे निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 करोगे, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2 करोगे, फिर यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A3 करोगे। ऐसा करोगे, शुरू में ही बताया था आज के लेक्चर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है 2/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन A1 जो कि है 9/10, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन A2 कितना है 6/10, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 जो कि है 88/100 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन A3 जो कि है 1/10। तो इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं। 2 9 जा 18, ठीक, ये हो गया 18, ये हो गया 60, ये हो गया 88 और नीचे आ गया 1000। तो आंसर आ जाएगा आपका 88 और 18 हो जाएगा 106, तो ये आ जाएगा 166/1000, तो ये आ जाएगा 0.166। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं बेस थ्योरम से कि पेशेंट जो है वो पॉजिटिव निकले और उसका डिजीज सीरियस फॉर्म में हो। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सब्जेक्ट हैज अ सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज। मतलब जो सब्जेक्ट है उसको सीरियस फॉर्म है, मतलब A1 और अंडर कंडीशन B, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बाय बेस थ्योरम इसको कैसे निकालोगे आप लोग। इसको निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर कंडीशन A1 अपॉन में आप लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B रख दोगे सीधा सीधा, क्योंकि आप लोगों ने ये वैल्यू तो अकेले ही निकाल ली, जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पे रख दो, क्या रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना है 2/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर कंडीशन A1 कितना है 9/10, तो ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया 166/1000। ये 1000 से 1000 स्वाहा हो गया, तो 18/166, 2 से काट दो, 2 9 जा 283 जा, खत्म कर दो, खत्म, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल है, देखो कैसे। अ बॉक्स कंटेन्स 3 कॉइन्स, 2 फेयर कॉइन्स एंड 1 फेक 2-हेडेड कॉइन्स। मतलब वो सिक्का ऐसा है कि आप अगर उछालोगे तो उसमें दोनों साइड हेड ही है, ठीक। तो भाई हेड आया तो मैं जीतूंगा और हेड ही आएगा तो मैं ही जीतूंगा, तो वैसा सीन है। तो 2 फेयर कॉइन है और 1 फेक कॉइन है। क्वेश्चन में बोला एक कॉइन को रैंडमली पिक किया गया और उसको टॉस किया गया, मतलब रैंडमली पिक किया गया और उसको टॉस किया गया। तो भाई चांसेस क्या हैं कि वहाँ पे हेड आ जाए। तो सबसे पहले देखो तीनों में से चांसेस है कि किसको आप पिक करते हो। फेक कॉइन को अगर पिक करते हो तो प्रोबेबिलिटी 100% है कि भाई हेड ही आना है। अगर आप फेयर कॉइन को पिक करते हो तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से कॉइन को उछाला गया और कौन से कॉइन को पिक किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फेक कॉइन उड़ाया गया या फिर फेयर कॉइन उड़ाया गया। तो इवेंट्स मान लेते हैं इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड, और इवेंट बी क्या है, फेक कॉइन, फेक 2-हेडेड कॉइन, ठीक है। फेक कॉइन इज टॉस्ड लिख सकते हो, फेक कॉइन इज टॉस्ड। और एक और इवेंट हम लोग मान लेते हैं कि हेड आया, तो इवेंट एच मान लो और यहाँ पे लिख दो हेड ऑकर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि फेक कॉइन है तो भाई उसका 2-2 हेड रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अंडर कंडीशन ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एच अंडर कंडीशन ए। हेड आने का चांस फेयर कॉइन से 1/2 है, हेड आने का चांस फेक कॉइन से 1 है, क्योंकि भाई हेड ही तो है उसमें सिर्फ, और कुछ तो है ही नहीं। तो मतलब 100% टाइम आप अगर फेक कॉइन उड़ाओगे तो हेड आने का चांस 1 है, और इसमें 1/2 है क्योंकि टेल भी आ सकता है ना। तो ये तो हो गया हम लोगों का ये, ठीक है। अब सैंपल पॉइंट्स की बात करें तो अगर फेयर कॉइन को उड़ाया गया तो सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 2, और अगर फेक कॉइन को उड़ाया गया तो सैंपल पॉइंट कितना है 1, तो टोटल सैंपल पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ क्या आ जाएगा 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ क्या आ जाएगा 1/3। तो आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, आपको क्वेश्चन में चाहिए कि हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड आना चाहिए। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मैंने क्या बोला था, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए आप उसका इंटरसेक्शन ले लो जितने इवेंट दिए उसके साथ, एक तो फेयर कॉइन वाला और एक तो फेक कॉइन वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अंडर कंडीशन ए, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किधर है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 था, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अंडर कंडीशन बी विच इज़ 1। तो ये आ जाएगा, देखो 2 कट गया, 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा 2/3, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व।
फिर दूसरे क्वेश्चन में बोला है इफ इट हैपेंस टू बी हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द टू हेडेड कॉइन। मतलब यहाँ पे आप बताओ कि अगर हेड भी आ गया तो चांसेस क्या है कि जो हेड आया है वो टू हेडेड फेक कॉइन से आया है। मतलब ये अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेक कॉइन एंड ऑल्सो हेड, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एच अंडर कंडीशन बी और डिवाइड में आ जाएगा आपका पी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ऑफ एच और पी ऑफ एच आपको ऑलरेडी पता है, इसका फॉर्मूला हमने देखा था ना, पी ऑफ कैसे आता है, क्या फॉर्मूला होता है, पी बी इंटरसेक्शन एच और जो यहाँ पे नीचे वो यहाँ पे नीचे, तो बी इंटरसेक्शन एच का फॉर्मूला आगे चल के ये बनता है। तो इस तरीके से ये आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है कितना है भाई 1/3 और एच अंडर कंडीशन बी भी हमें पता है 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो हमने निकाला 2/3, तो 3 लपेट लो, आंसर आया 1/2। तो मतलब 50% टाइम्स चांसेस हैं कि जो कॉइन आए वो कॉइन फेक हेड मतलब जो टू हेडेड कॉइन है उससे हो, फेक कॉइन से हो। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, चिंदी है। देयर आर 3 सोशल मीडिया ग्रुप्स ऑन अ मोबाइल, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। द प्रोबेबिलिटीज दैट ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 सेंडिंग द मैसेज ऑन स्पोर्ट्स आर 2/5, 1/2 और 2/3। मतलब ग्रुप 1 का मैसेज भेजने का जो प्रोबेबिलिटी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो 2/5 है, वैसे ही ग्रुप 2 का 1/2 है और ग्रुप 3 का 2/3 है। फिर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन में पूछता है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द मैसेज बाय ग्रुप 1 इज 1/2। मतलब मैसेज भेजने के बाद मैसेज ओपन भी हो, ये कंडीशन है। वो ग्रुप 1 का 1/2 है, ग्रुप 2 का 1/4 है, ग्रुप 3 का 1/4 है। तो रैंडमली एक मैसेज ओपन किया गया और मैसेज मिला स्पोर्ट्स का, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मैसेज था वो ग्रुप 3 से भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले इवेंट ए, लेट इवेंट ए बी सी डी ई इवेंट्स क्या बनाएंगे, मैसेज इज सेंट ऑन स्पोर्ट्स बाय ग्रुप 1, मैसेज सेंट ऑन स्पोर्ट्स बाय ग्रुप 1। ग्रुप 1 ने यहाँ पे मैसेज भेजा स्पोर्ट्स पे और ये मैसेज सेंट ऑन स्पोर्ट्स बाय ग्रुप 2। फिर यहाँ पे भी सेम लाइन, मैसेज सेंट ऑन स्पोर्ट्स बाय ग्रुप 3। फिर इवेंट डी क्या है, मैसेज इज ओपनड। तो इवेंट डी क्या है, कंडीशनल इवेंट है कि मैसेज ओपन किया गया। तो अब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। मैसेज भेजने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ए है 2/5। फिर दूसरे ग्रुप द्वारा भेजने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे ग्रुप द्वारा भेजने की प्रोबेबिलिटी 2/3। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द मैसेज बाय ग्रुप 1। मतलब मैसेज को ओपन किया गया और किया गया ए के द्वारा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द मैसेज अंडर कंडीशन ए कितना है, वो है कितना दिया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन बी कितना दिया है 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन सी कितना दिया 1/4। ठीक, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द, एक मैसेज को ओपन किया गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मैसेज भेजा गया हो ग्रुप 3 से। मतलब ग्रुप 3 से मैसेज भेजा गया और वो मैसेज ओपन किया गया, मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर कंडीशन डी। तो बाय बेस थ्योरम ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन सी और नीचे में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है फिलहाल 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन सी कितना है 1/4। तीनों का इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन ए, तो ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन ए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन बी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन सी, तो ये आ जाएगा 2/12 और नीचे आ जाएगा देखो 2/10, अच्छा 2 काट दो, 1/5, 1/8 और 1/6, 1/5, 1/8, 1/6। ठीक है, सो नीचे देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे 40 आ रहा है एलसीएम, क्या देखो 40 एलसीएम है, नहीं है 60 नहीं है, अच्छा तो एलसीएम कौन है 240, ज़्यादा लंबा हो गया। 120 है एलसीएम, यस 120 एलसीएम है। बाकी भी होगा कोई बट मुझे सोच नहीं रहा इस समय, समझ नहीं रहा है, तो 120 को ले लेते हैं नीचे। तो ऊपर हो गया 1/6, नीचे हमने ऊपर नीचे 120 से मल्टीप्लाई कर दिया
अच्छा, इसको 120 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 को 120 बनाने के लिए 24 से, तो ये हो गया 24/120। 8 को 120 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 15 से, तो नीचे हो गया 120, ऊपर हो गया 15। इसको 120 बनाने के लिए 20 से, तो 20 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 120, तो ये आया 1/6 अपॉन 24 और 20 हो गया 44, और 44 और 15 हो गया 49 और 59, तो 59 अपॉन 120। अब 120 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 120 अपॉन 6 इंटू 59, तो यह आ जाएगा 20/59। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको चाहो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो इजी था, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस बाय ऑटो, कार एंड ट्रेन। ठीक, मिस्टर एक्स ऑटो से जाते हैं या कार से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अब 2/7, 3/7 और 2/7। तो ऑफिस लेट जाने का चांस है, द चांसेस ऑफ हिम बीइंग लेट टू द ऑफिस बाय ऑटो, कार एंड ट्रेन, मतलब लेट जाने का यहाँ पे कंडीशन है। अगर ऑटो से जाते हैं तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/2, कार से जाते हैं तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/4, और ट्रेन से जाते हैं तो भी लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। ऑन वन पर्टिकुलर डे ही वॉज लेट टू ऑफिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी की दैट ही ट्रेवल्ड बाय कार। मतलब एक दिन वो लेट गए ऑफिस, तो प्रोबेबिलिटी पता करो कि उस दिन वो कार से गए थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लेट होने की। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट ABC मान लो, ABC, मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस बाय ऑटो, कार, ट्रेन। ठीक है, बाकी ये सेंटेंस सेम रहेगा, मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस, इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C। एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं अपने मेथड से आप लोगों को करा रहा हूँ, बाकी बॉक्सेस आपको भरने रहेंगे। अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी आपको दी है, ABC तीनों की दी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दिया है 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको दिया है 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया है आपको 2/7। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। अच्छा, एक और इवेंट बना लेते हैं, इवेंट L, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। ठीक है, तो लेट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे लेट जाना एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से हम तीनों का देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट अंडर कंडीशन दैट ही वेंट बाय ऑटो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाय A आपको दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाय B आपको दिया है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाय C आपको दिया है 1/4। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ L, और प्रोबेबिलिटी ऑफ L निकाल दो, बेस थ्योरम लगा दो, खत्म है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्रेवल्ड बाय कार, मतलब आप लोगों को वो कार से जाना चाहिए और लेट भी होना चाहिए, मतलब PB/L आपसे पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L यहाँ से निकालो तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ L अंडर कंडीशन A, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ L अंडर कंडीशन B, फिर प्लस P ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ L अंडर कंडीशन C। तो ये आपको आएगा देखो 2/7 इंटू 1/2 प्लस 3/7 इंटू 1/4 प्लस 2/7 इंटू 1/4। तो ये भी देखो 14 हुआ, ये 28 हुआ, ये 28 हुआ, यहाँ पे 2 की कमी है, वरना ये भी 28 हो जाता। तो ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, नीचे हो गया 28। ये भी देखो 28 है, ये भी 28 है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये हो गया 3, हो गया 5, तो 4 + 3 + 5, सॉरी 4 + 3 + 2, चलो ऐसा लिख देता हूँ, 4 + 3 + 2, तो ये हो गया देखो 9/28। अब बेस थ्योरम से निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर कंडीशन L, ये क्या आएगा? P ऑफ B डॉट P ऑफ L बाय B अपॉन P ऑफ L। ठीक है, तो इसका आंसर खटाक से लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाय B कितना है? 1/4, और ये आपको दिया है 9/28। 28 खत्म, आंसर आया 1/3। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो भी था वो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो काफ़ी ज़्यादा चिंदी क्वेश्चंस थे। 9.4 में भी थोड़ा सा भारी लगा होगा। यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड सेल्फ रिवीजन, यू नीड सम रीडिंग। ठीक है, आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रीड करना होगा, इस थ्योरम के डीप में जाना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग करवा दी है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 9.5 जो कि ऑड्स पर है, काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। और उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर कॉनिक सेक्शन या तो बायनोमियल थ्योरम, और साथ ही में फिजिक्स को भी हम लोग पैरेलल में अब चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।